टू द चैनल पेड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट से और टॉपिक है सामाजिक संस्थिरीकरण और सामाजिक गतिशीलता। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सामाजिक संस्थिरीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो भारतीय समाज के अंतर्गत भारतवर्ष के समाजवादी स्वरूप की बात कही गई है। तो भारत एक समाजवादी स्वरूप के रूप में देश निकला है और इस बात का पूर्ण प्रयास किया गया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक तथा आर्थिक आधार पर समान समझा जाए। तो ये भारत में हर एक समाज के लिए बताया गया कि व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर समानता उसे मिले, किसी में भी किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। परंतु समानता स्थापित करते हुए भी हम विभिन्नता के उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो समानता करने के लिए भी हम विभिन्नता की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम प्रकृति की ओर भी दृष्टि डालें तो शारीरिक दृष्टि से कोई गोरा, कोई काला, कोई पतला, कोई मोटा, कोई लंबा और कोई नाटा होता है। यानी कोई भी व्यक्ति प्रकृति की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो वो समान नहीं है, अर्थात व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्नता रखता है और एक दूसरे से उसमें असमानता पाई जाती है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाति के रूप में डिवाइड किया गया। जैसे पहला वर्ग था जिसमें ब्राह्मण आते थे, दूसरा वर्ग था जिसमें क्षत्रिय आते थे, तीसरे वर्ग में वैश्य आते थे और फिर शूद्र आते थे। तो ये 4 तरह से कैटेगराइजेशन किया गया था जाति के रूप में। फिर आता है सामाजिक संस्थिरीकरण की परिभाषा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो HP फेयरचाइल्ड ने बताया है कि सामाजिक संस्थिरीकरण से अभिप्राय यह है समाज के तत्वों को विभिन्न क्षैतिजीय स्तरों पर समूहों में व्यवस्थित करना। तो समाज के जितने तत्व होते हैं उन्हें एक क्षैतिजीय स्तर के रूप में समूह में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक को एक स्थिति प्रदान करते हुए उनकी उच्चता और निम्नता निर्धारित की जाती है और हर एक फैक्टर को, हर एक तत्व को एक स्थिति के द्वारा समानता या तो सबसे ऊपर रखा जाएगा या सबसे निम्नतम सबसे नीचे रखा जाएगा। उन्हीं के आधार पर उनका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है, सामाजिक संस्थिरीकरण किया जाता है। ये डेफिनेशन HP फेयरचाइल्ड ने दी थी। फिर बात करेंगे सामाजिक संस्थिरीकरण के क्या रूप होते हैं, क्या प्रारूप होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके लिए 4 प्रारूप बताए गए। पहला था जिसमें गुलामी का बताया गया प्रारूप और दूसरा भू संपदा के रूप में बताया गया। फिर तीसरा जाति के रूप में कैटेगराइज किया गया और चौथा था वर्ग, मतलब कौन सा इंसान कौन से वर्ग से है, इस पर जो है 4 तरह से कैटेगराइजेशन किया गया। फिर सामाजिक संस्थिरीकरण के प्रकार बताए गए। तो इसमें 2 प्रकार बताए गए। पहला था बंद संस्थिरीकरण जिसको क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन कहा गया। यह वह संस्थिरीकरण था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता था। तो बंद में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी गई, जीवन पर्यंत उसको उसी स्थिति में संलग्न रहना है, उसी में जीना है। फिर दूसरा आता है टाइप मुक्त संस्थिरीकरण, मतलब कि ओपन स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति अपनी स्थिति अंदर परिवर्तन कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्थिति में वह परिवर्तन करने के काबिल रहेगा और वह उस स्थिति से ऊपर नीचे दोनों ही ओर उन्मुख हो सकता है। तो व्यक्ति चाहे तो उस स्थिति में सबसे ऊपर जा सकता है और चाहे तो उस स्थिति में सबसे नीचे आ सकता है। तो मुक्त संस्थिरीकरण यह होता है कि इसमें स्वतंत्रता होती है। अब बात करेंगे सामाजिक संस्थिरीकरण के आधार कौन से हैं। तो आधार की बात करें तो इसमें जो है आयु के बेसिस पे किया जाता है सामाजिक संस्थिरीकरण और फिर लिंग के बेसिस पे किया जाता है।
फिर किया जाता है धर्म के बेसिस पे, और फिर आता है राजनीति के बेसिस पे, या फिर जाति के बेसिस पे भी किया जा सकता है, और व्यवसाय के भी बेसिस पे किया जा सकता है, निवास स्थान के बेसिस पे किया जा सकता है, और सामाजिक वर्ग के रूप में भी किया जाता है। तो आयु के रूप में सामाजिक संस्थिरीकरण होगा तो कौन सा व्यक्ति उच्च आयु का है, कौन सा व्यक्ति निम्न आयु का है, या क्या उसकी आयु है, इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे एक क्लास बना लिया जाएगा कि 5 साल का गैप हो या 10 साल का गैप हो, तो उसके बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा। फिर लिंग की बात करें तो इसमें मेल है या फीमेल है, कौन सा जेंडर है, उसके बेसिस पे करेंगे। फिर धर्म तो किस धर्म से निवास करता है व्यक्ति, इसके बेसिस पे करेंगे। उसके बाद आ जाता है राजनीति, फिर आ जाता है कास्ट, तो व्यक्ति की कास्ट क्या है, इसके बेसिस पे भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। वह कौन सा व्यवसाय कर रहा है, ये भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का आधार बन सकता है, या किस उसका कहाँ पे निवास स्थान है या किस स्थान में वह रहता है, इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। और सामाजिक वर्ग, कौन से सामाजिक वर्ग से वो बिलोंग करता है, इसके बेसिस पे भी सामाजिक संस्थिरीकरण किया जा सकता है। तो इन सब के आधार पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। अब है सामाजिक संस्थिरीकरण की शिक्षा। तो सामाजिक संस्थिरीकरण के लिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का गहरा संबंध होता है संस्थिरीकरण से। समाज में प्रायः निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का बालक शिक्षा इस कारण ग्रहण करता है जिससे शिक्षित होकर वह अपना वर्ग ऊंचा कर सके। तो जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं वो इसलिए शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि वो शिक्षा के द्वारा अपना स्तर ऊंचा कर सकें, जबकि उच्च वर्ग शिक्षा इस कारण ग्रहण करता है कि वह अपने पद और सम्मान को स्थायित्व प्रदान कर सके, और उच्च वर्ग इसलिए शिक्षा ग्रहण करता है ताकि वह अपना जो भी उसका पद है या जो भी सम्मान है उसको स्थायित्व बनाए रखे, उसको स्थायी रूप से बनाए रखे। कोई भी देश प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा में विकास इसीलिए करना चाहता है जिससे वह अपने स्तर को ऊंचा उठा सके। तो सारे ही देश यह चाहते हैं कि उनमें टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी दोनों में ही विकास होता रहे ताकि उनका स्तर ऊंचा उठ सके। फिर सामाजिक संस्थिरीकरण की आवश्यकता को हम निम्न पंक्तियों से समझ सकते हैं। क्यों जरूरी है सामाजिक संस्थिरीकरण करना, ये जानते हैं। तो समाज के विभिन्न कार्य करने हेतु अलग अलग स्तरों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है। जैसे समाज में अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन व्यक्तियों का स्तर डिवाइड कर दिया जाए। फिर दूसरा पॉइंट होता है कि संस्थिरीकरण के कार्य का विकेंद्रीकरण होता है। मतलब जो कार्य संस्थिरीकरण में किया जाता है उसका विकेंद्रीकरण किया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ सके, मतलब अपनी ड्यूटी को इंसान जान सकता है, उसे पहचान पाता है और अच्छे से निभाता है इसमें। फिर संस्थिरीकरण के अनुकूल व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी उत्पादन कुशलता को बढ़ाना संभव हो पाता है। तो संस्थिरीकरण जब किया जाता है उसी के अनुकूल व्यक्ति जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षित होता है उनको कुशलतापूर्वक बढ़ावा दिया जाता है और इसी के आधार पर श्रम विभाजन की सुविधा मिलती है। संस्थिरीकरण के द्वारा ही व्यक्तियों की उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन करके और समाज व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। फिर सामाजिक संस्थिरीकरण यह सुरक्षा रखने और पारस्परिक संघर्षों को दूर रखने में सहयोग प्रदान करता है। तो यहाँ पे सामाजिक संस्थिरीकरण समाप्त होता है। अब देखेंगे सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के समाज पर यदि हम दृष्टिपात करें तो यह पाएंगे कि समाज प्रमुख रूप से जातियों में विभक्त किया गया था। तो अगर हम पहले देखें कि हमारा समाज कैसा था तो वो विभिन्न जातियों में विभक्त था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह जातियां कार्य के आधार पर बनाई गई
परंतु धीरे धीरे इन्होंने जन्म का आधार धारण कर लिया था। तो ये जातियाँ जो बनाई गई वो पहले मनुष्य के द्वारा कार्य के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जाति जो थी वो धर्म का आधार बन गई, जन्म का आधार बन गई, और व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि वह जाति के घेरे से बाहर निकल सकें। तो उन्हें व्यक्तियों को ये जाति जो है वो जन्म से ही घेर लेती थी। परंतु आज के भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो आज अगर हम बात करें भारतीय समाज की, तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि आज हमारा भारत संसदीकरण हो चुका है, उसका पश्चिमीकरण हो चुका है, नगरीकरण हो चुका है और औद्योगिकीकरण हो चुका है। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा की बात करेंगे तो सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा W.C. हेड्रिक ने दिया है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक गतिशीलता का आशय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चला जाना है। तो W.C. हेड्रिक के द्वारा बताया गया कि सामाजिक गतिशीलता वह है जब कोई व्यक्ति एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चला जाता है, तो इसे सामाजिक गतिशीलता का नाम दिया जाता है। फिर सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के बारे में समझेंगे तो टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं। इसमें भी हेड्रिक ने बताया है कि दो तरह से टाइप्स हो सकते हैं सामाजिक गतिशीलता के। पहला होगा इसमें क्षैतिजीय गतिशीलता, जिसको हॉरिजेंटल मोबिलिटी कहते हैं, और दूसरा लंबीय गतिशीलता, जिसको वर्टिकल मोबिलिटी कहा जाएगा। फिर क्षैतिजीय गतिशीलता को पहले समझ लेते हैं। तो यह जो है समतल गतिशीलता का अभिप्राय होता है। इससे व्यक्ति अथवा समूह का एक ही स्तर पर अपने सामाजिक समूह के पद से दूसरे सामाजिक समूह में उसी पद पर चले जाने को क्षैतिजीय गतिशीलता कहा जाता है। तो एक ही स्तर के दो अगर समूह हैं, जैसे कि समूह आ है और समूह बा है, उससे अगर आ बा से इंसान निकलकर बा और सा में जाता है तो उसको क्षैतिजीय गतिशीलता कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्तर सेम होता है लेकिन समूह अलग होंगे। इसलिए इसको जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आ है, बा है और सा है, तो व्यक्ति आ बा से निकलकर फिर बा सा में चला जा रहा है, तो इसका स्तर एक है लेकिन समूह अलग है, तो इसको क्षैतिजीय गतिशीलता का नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण है। फिर मध्यम वर्ग के लिए भी यही है और निम्न वर्ग के लिए भी यही है। सेकेंड टाइप आता है लंबीय या ऊर्ध्व गतिशीलता। इससे अभिप्राय होता है कि व्यक्ति एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद पर जाना। इसमें व्यक्ति एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद पर जाता है। जैसे कि यदि हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और हमारी लॉटरी निकल जाए तो उच्च आर्थिक वर्ग में आ जाएंगे। तो अगर हम आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग में हैं और हमारी लॉटरी लग जाती है तो हम उच्च आर्थिक वर्ग में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है लंबीय गतिशीलता का उदाहरण होगा। हेड्रिक की तरह ही दो और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको कैटेगराइज किया है, जैसे कि हैविगर्ट्स ने और न्यूगर्टेन ने भी कैटेगराइज किया है। तो इन्होंने भी दो तरह के बताए हैं। इसमें सबसे पहला है उपक्रम सामाजिक गतिशीलता, जिसको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कहते हैं, और दूसरा है अधोक्रम सामाजिक गतिशीलता, जिसको डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो अपक्रम का मतलब है जब निम्न स्तर से उच्च स्तर में क्लासिफिकेशन होगा, गतिशीलता बढ़ेगी, तो उसको अपक्रम सामाजिक गतिशीलता का नाम दिया जाएगा। और अधोक्रम सामाजिक गतिशीलता का मतलब है कि जब आप उच्च क्रम से निम्न क्रम में आएंगे तो उसको डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहा जाएगा, अधोक्रम सामाजिक गतिशीलता। अब बात करेंगे सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला होगा जनसंख्यात्मक कारक, मतलब कि जनसंख्या
कितनी है, ये प्रभावित करेगा सामाजिक गतिशीलता को। फिर जाति प्रथा, कौन कौन से जाति प्रथा है उस समाज के, कास्ट सिस्टम क्या है, ये प्रभावित करेगा सामाजिक गतिशीलता को। कृषि में कैसा विकास है, ये भी प्रभावित करेगा सामाजिक गतिशीलता को। और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, औद्योगिक विकास कैसा है उस समाज का, ये प्रभावित करता है सामाजिक गतिशीलता को। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, मतलब कि जीडीपी रेट क्या है वहाँ का, और कैसे आर्थिक विकास हो रहे हैं उस देश में, ये प्रभावित करता है सामाजिक गतिशीलता को। फिर एस्पिरेशन आता है, आकांक्षाएं क्या हैं वहाँ के लोगों की, ये प्रभावित करेगा सामाजिक गतिशीलता को। और वहाँ का व्यवसाय कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, ये प्रभावित करता है। फिर आते हैं शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक, मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, ये प्रभावित करेगा। और वहाँ का प्रशासन कैसा है और शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो ये सारे कारक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। फिर आता है शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। तो शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता में क्या संबंध होता है, तो भारतीय संविधान में शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा करेंगे, जिसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा के विकास द्वारा हम विभिन्न वर्गों में विद्यमान अंतराल को दूर कर सकते हैं। तो शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा जितने भी वर्ग हैं उनमें जो भी अंतर आता है उसको हम दूर कर सकते हैं, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंच सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा के विकास के द्वारा ही हम व्यक्तियों के स्तर, उनके रहन सहन में सुधार ला सकते हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा जन्म पर आधारित वर्ग भेद को समाप्त करती है। शिक्षा ही ऐसा साधन है जो वर्ग भेद को समाप्त कर सकती है और समाज में विद्यमान जितने भी दृढ़ जो है स्त्रीकरण है उनको शिक्षा जो है नष्ट करती है, उनको उखाड़ फेंकती है। शिक्षा की प्रक्रिया में संलग्न अध्यापक और छात्र का भी सामाजिक गतिशीलता में सकारात्मक संबंध होता है। तो छात्र और अध्यापक ये दोनों ही शिक्षा की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कड़ी हैं और ये सकारात्मक संबंध देते हैं सामाजिक गतिशीलता को। सोशल मोबिलिटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है, सामाजिक गतिशीलता। थैंक यू एवरीवन।